हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट ब्रह्मास्त्र की सीरीज में आज हम लेकर के आए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेजर स्टेप्स: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। यस, यूरिन बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होंगी। क्या फिल्टर होगा? ब्लड फिल्टर होगा। ठीक है, और ब्लड में भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका रीअब्जॉर्प्शन। जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ है वहाँ से हम ग्लूकोज या कुछ सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी के काम का है उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। एंड थर्ड आता है सेलेक्टिव सेक्रीशन। सेलेक्टिव सेक्रीशन में एक्सेसिव H+, K+ हम वापस से यूरिन में डाल देते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ये भी ट्रू है। देखो होता कैसा है कि एक आर्टरी आती है, सबसे पहले होते हैं हमारे पास आर्टरीज डिवाइड करके बनाती है आर्टेरियोल। तो यहाँ जो आर्टेरियोल आया है इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये आर्टेरियोल आगे चल के बनाता है कैपिलरीज। काफ़ी सारी पतली पतली कैपिलरीज बना दी इसने ब्रांचों के। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला जो एफरेंट आर्टेरियोल है, आने वाला आर्टेरियोल, उसका डायमीटर ज़्यादा है और कैपिलरीज वापस से बनाती है आर्टेरियोल। ये जाने वाले को हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड लेके आया एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड लेके जा रहा है इफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड लेके कौन आया? एफरेंट आर्टेरियोल। लेके कौन जा रहा है? इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा ब्लड आया। इफरेंट का डायमीटर कम है, कम ब्लड गया। तो बीच में जो ब्लड बच गया उसने यहाँ पे एक प्रेशर लगाया। ठीक है, अब ये प्रेशर फ्लूइड से लग रहा है इसलिए हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे हैं। इस फ्लूइड की वजह से यहाँ पर जो ब्लड ने प्रेशर लगाया, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन। किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड के प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो उसने बोला कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन डन थ्रू 3 लेयर्स। अब वो 3 लेयर कौन सी है? पहली लेयर तो इन कैपिलरीज की ही होगी। कैपिलरीज की जो लेयर होती है, कैपिलरी सिंगल लेयर थिक होती है। कैपिलरीज की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। किससे बनता है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से बनता है। ठीक है, तो पहला तो उसका क्या हो जाएगा? एंडोथीलियम। डन। बीच में सब्सटेंस आता है उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नीचे क्या प्रेजेंट है? नीचे प्रेजेंट है बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बॉमन्स कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से ही बनती है। यहाँ के सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल। ठीक है, तो थर्ड लेयर है बॉमन्स कैप्सूल की लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम और उसकी सेल्स को हम बोलेंगे पोडोसाइट सेल। पहला ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा बॉमन्स कैप्सूल का सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। 3 लेयर हो गए, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Both statement 1 and 2 are correct. Now the next question is juxtaglomerular apparatus JGA is a sensitive region. ठीक है, JGA is formed by cellular modifications in proximal convoluted tubule। नहीं, ये होता है distal convoluted tubule। ठीक है, and afferent arteriole, जहाँ पे हमारे पास DCT होता है। क्या होता है? DCT, और यहाँ से आया होगा afferent arteriole। तो DCT और एफरेंट आर्टेरियोल होकर मिल करके, DCT और एफरेंट आर्टेरियोल मिल करके मॉडिफाई होके, क्या होके? मॉडिफाई होके एक रीजन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। समझ में आया? डन। नाउ अ फॉल इन GFR, व्हाट इज GFR? glomerular filtration rate. So a fall in GFR, glomerular filtration rate can activate JG cells. ठीक है, अब समझो ये क्या होता है। पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों? बिकॉज PCT नहीं आना चाहिए, DCT आना चाहिए। तो DCT और एफरेंट आर्टेरियोल मिलकर बनाएंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, एक रीजन बनाते हैं। इस जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं JG सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो आर्टरीज को पता चल जाएगा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल तो है ही, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ पे इस अपैरेटस के जो JG सेल्स है वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है रेनिन, और रेनिन आगे चल के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, तो फॉल इन GFR मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। मैम GFR क्यों लिखा है? यार ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया
तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों? फिल्ट्रेशन किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया, फिल्ट्रेशन कम हो गया, तो एफरेंट आर्टेरियोल को पता चल जाएगा, तो वो जेजीए को सिग्नल देंगे, जेजी सेल्स को सिग्नल देगा, जेजी सेल्स बदले में रेनिन को रिलीज करेगा और रेनिन ब्लड प्रेशर को बैक टू नॉर्मल लेकर के आ जाएगा। ठीक है, चलो, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज माय आंसर। आगे चलते हैं। थर्ड, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, देखो लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब्स हैं, पहला डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए परमिएबल है, मतलब यहाँ से आप पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं है, आप आयंस का एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट अलाउज impermeable to water but allows transport of electrolytes actively। देखो जो ascending limb है it is impermeable to water, this statement is true। डिसेंडिंग लिम्ब पानी के लिए परमिएबल होता है बट असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए कैसा होता है? इम्परमिएबल, वाटर को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली, और आगे आता है पैसिवली। सही बात है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे, जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम पैसिवली एब्जॉर्ब करेंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। बिल्कुल गलत है, एनसीईआरटी क्लियर कट कहती है जो क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स है, कौन सा फाइलम? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास ही इनका क्रस्टेशियन है, तो इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ग्रीन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड। सो पहला स्टेटमेंट गलत निकल गया। नाउ ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन इंसेक्ट। नहीं, इंसेक्ट्स में आपके पास लाइक कॉकरोच, माल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इज माय करेक्ट आंसर। चले, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ सिंगल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। एकदम रॉन्ग। एनसीईआरटी का क्लियर कट स्टेटमेंट है कि बाउमन्स कैप्सूल, ये जो बनाते हैं हम, ये बाउमन्स कैप्सूल, एनसीईआरटी कहती है कि बाउमन्स कैप्सूल इज डबल वॉल्ड, सिंगल वॉल्ड नहीं होता। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगल का लिखा है, हाँ दिस, यहाँ पे होना चाहिए डबल वॉल्ड। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि बाउमन्स कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, द माल्फिजियन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। बहुत सही स्टेटमेंट है। पहली बात कि व्हाट इज माल्फिजियन कॉर्पसल, देखो ये मेरे पास आ गया ग्लोमेरुलस, ये मेरे पास आ गया बाउमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल को मिला के मैं बोल दूंगी माल्फिजियन बॉडी या फिर माल्फिजियन कॉर्पसल। ठीक है, तो जो मेरा माल्फिजियन कॉर्पसल होता है, अगर मैं किडनी ड्रॉ करूं तो किडनी का जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है, इनर रीजन है मेड्यूला, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो मेरा माल्फिजियन कॉर्पसल है, बाउमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी, ये सब हमारे कॉर्टेक्स में होते हैं। लूप ऑफ हेनले जाएगा मेड्यूला में या फिर कलेक्टिंग डक्ट जाएगा मेड्यूला में। आप डायग्राम देखो, माल्फिजियन बॉडी, ग्लोमेरुलस, पीसीटी सब कहाँ पे है? कॉर्टेक्स। लूप ऑफ हेनले चला गया मेडुला, डीसीटी कॉर्टेक्स, कलेक्टिंग डक्ट मेडुला। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट आंसर। आगे चले। Now, the stretch receptor on walls of urinary bladder do not signal the CNS when the bladder is filled with urine। गलत है। जैसे ही ब्लैडर भरेगा, ब्लैडर स्ट्रेच करेगा, ब्लैडर भरेगा, स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स CNS को सिग्नल देंगे। इसने लिखा है कि नहीं देंगे, तो इट इज़ रॉन्ग। मिक्चुरेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। थैंक गॉड, मिक्चुरेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। पहली बात तो स्टेटमेंट ट्रू है, वॉलंटरी। देखो होता कैसा है कि सबसे पहले जो हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। जैसे ही ब्लैडर भरेगा तो ब्लैडर स्ट्रेच करेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ब्लैडर की वॉल पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यूरोथीलियम, विच इज़ अ ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ब्लैडर की वॉल में एक ट्रांजिशनल एपिथीलियम है जो स्ट्रेच करने पे ट्रांजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ब्लैडर स्ट्रेच करेगा, ब्लैडर स्ट्रेच करेगा तो उसकी वॉल्स पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा? स्ट्रेच रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर CNS ब्रेन को सिग्नल देंगे। ठीक है, CNS वापस ब्लैडर को सिग्नल देगा और CNS क्या करेगा? CNS जो सिग्नल देता है, दो सिग्नल देता है।
CNS का पहला सिग्नल होता है कि ब्लैडर और किससे बना है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल से बना है। बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथ मसल से बनते हैं, तो वो बोलता है स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो CNS से सिग्नल आएगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। कहाँ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो पहला सिग्नल आएगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये पहला सिग्नल था। अब दूसरा समझो कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ कि ये ब्लैडर है, ठीक है, और ब्लैडर के बाद क्या है बेटा, यूरीथ्रा। तो यूरीथ्रा में एक्चुअली दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अंदर वाला स्फिंक्टर, एक बाहर वाला स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो मेरा इनर स्फिंक्टर होता है ना, ये मेरे स्मूथ मसल से बनता है। किससे बनता है? स्मूथ मसल से, है ना। और ये होता है इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो बाहर वाला स्फिंक्टर क्या है, वो जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर जैसे क्लोजिंग ओपनिंग में हेल्प करने वाला है। तो जो आउटर स्फिंक्टर होता है वो हमारा स्केलेटल मसल से बनता है, ठीक है, और ये हमारे वॉलंटरी नेचर का, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही CNS को समझ में आ रहा है कि ब्लैडर भर गया है, तो CNS क्या सिग्नल देगा, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करो, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, साथ में जो अंदर का स्मूथ मसल से बना हुआ जो इनर स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर देना। रिलैक्स मतलब स्फिंक्टर खोल देगा। तो एक तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन ऑफ यूरीथ्रल स्फिंक्टर। कौन सा? इनर वाला, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर भी हम जो बाहर वाला स्फिंक्टर है जो स्केलेटल मसल से बनता है, जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में, उसकी मदद से अपने यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ भी, लेक्चर में बैठे कुछ काम करो और बहुत तेज़ प्रेशर आता है। प्रेशर क्यों आ रहा है? ब्लैडर भर रहा है, वो स्ट्रेच कर रहा है, तो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देंगे, CNS को, CNS वापस सिग्नल ले गया और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा प्लस अंदर वाले स्फिंक्टर को खोल देगा, रिलैक्स कर देगा, तो आता है प्रेशर। लेकिन फिर भी हम क्या कंट्रोल करके बैठ पाते हैं? किसकी वजह से? आउटर स्फिंक्टर की वजह से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सिग्नल तो लेके जा रहा है। दूसरा, मैच्योरेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। यस, वॉलंटरी क्यों? बिकॉज हम आउटर स्फिंक्टर की वजह से कंट्रोल कर पाते हैं, और फिर जब हमें राइट प्लेस मिलती है तब हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द रीजन इज ट्रू। आगे चलते हैं, चलो। नाउ हीमोडायलिसिस इज यूज्ड टू क्लीन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरेटेड फ्रॉम ब्लड। एक्चुअली ब्लड में जितना भी जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अल्टीमेटली ब्लड में आता है। अब ब्लड में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ चुका है। हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। अब इन सारे वेस्ट को क्लीन करने के लिए हमारे पास किडनी होती है। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती रहती है। पर अगर किसी इंसान की किडनी ख़राब हो गई है तो वो अपने ब्लड को कैसे प्योरीफाई करेगा? तो किडनी ख़राब होने के बाद इंसान का जितना भी ब्लड होता है हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो किडनी ख़राब होने के बाद इंसान का ब्लड हम पहले बॉडी के बाहर निकालते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर किससे निकालते हैं? थ्रू अ आर्टरी। किससे निकालते हैं? आर्टरी। और यहाँ हमने आर्टिफिशियल किडनी बना के रखी होती है। उस आर्टिफिशियल किडनी में हम ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद एक वेन के थ्रू हम अगेन उसकी बॉडी में ब्लड डाल देते हैं। मतलब एक साइड से ब्लड आता जा रहा है, प्योरीफाई होता जा रहा है, उसकी बॉडी में जाता जा रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस इज यूज्ड टू क्लीन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरेटेड फ्रॉम ब्लड। द स्टेटमेंट इज ट्रू। डायलाइजिंग फ्लूइड हैज सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इवन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और क्योंकि सेम कॉम्पोजिशन है इसलिए आप ब्लड को प्योरीफाई कर पा रहे हो। चलो एक बार हम हीमोडायलिसिस पूरा समझ ही लेते हैं। एक इंसान है, ठीक है। अब इसकी किडनी खराब है, इसकी यहाँ पे किडनी है, एक किडनी, दूसरी किडनी, ठीक है, और इसकी किडनी खराब है, तो ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा। किडनी ख़राब है, ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो जो यूरिया का अमाउंट है ब्लड में बढ़ता जाएगा। एक्सेसिव यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड एज यूरीमिया। हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा दो। जब तक आपको सही किडनी नहीं मिल रही है तब तक बॉडी के बाहर इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम यहाँ से एक आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। किससे ब्लड निकालेंगे? आर्टरी से। जो हमने ब्लड निकाला हम नहीं चाहते कि वो बाहर जम जाए, तो हम इसमें ऐड करते हैं हिपैरिन। क्या ऐड करते हैं? हिपैरिन। हमने इसमें हिपैरिन ऐड कर दिया। व्हाट इज हिपैरिन? हिपैरिन इज एंटी कोएगुलेंट
एजेंट। हेपेरिन को हम बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट एजेंट, जो एक्चुअली ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, ठीक है। अब इस आर्टरी से मैंने सारा ब्लड एक बड़े से डब्बे में निकाल दिया, ठीक है। इस बड़े से डब्बे को मैं बोलूँगी डायलाइजिंग यूनिट। क्या बोलूँगी? डायलाइजिंग यूनिट, या फिर आई कैन कॉल इट एज आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। इसमें हमारे पास ना से ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स सेलोफेन की बनी होती है। तो सेलोफेन से ही हम ट्यूब्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज जो सेलोफेन ट्यूब है ये हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन जैसे काम करेगी, तो सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू एक्सचेंज बहुत आसान है, ठीक है। तो इट एक्ट्स लाइक मेम्ब्रेन्स ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब इस सेलोफेन ट्यूब में क्या किया मैंने कि मैंने इस सेलोफेन ट्यूब में निकाला है ब्लड। चलो ये जो ब्लड है, मैं यहाँ से ब्लड निकाल रही हूँ, 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 ब्लड, ठीक है। मैंने ब्लड निकाला। व्हाट इज देयर इन ब्लड? ब्लड में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं 45%, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है तो वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। हमने क्या बोला कि बहुत सिंपल सा दिमाग लगाएंगे कि ब्लड के आसपास हम जो फ्लूइड रखेंगे, ठीक है, इस फ्लूइड को मैंने बोला है डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोल दिया मैंने? डायलाइजिंग फ्लूइड। इस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा जैसा ही होगा, डिट्टो प्लाज्मा जैसा। प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन्स, 1 to 2% आयंस। मतलब जैसा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन होता है एकदम वैसा कॉम्पोजिशन हम इस फ्लूइड का रखेंगे, जिससे क्या होगा? हाँ, लेकिन एक चीज़, प्लाज्मा में क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है तो यूरिया बहुत है ब्लड में, हम इसमें बस यूरिया नहीं रखेंगे, हम इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रखेंगे। तो इससे क्या होगा? वाटर का अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सब कुछ प्रोटीन सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अलग क्या है? सिर्फ यूरिया, कि ब्लड में बहुत यूरिया है और बाहर के फ्लूइड में यूरिया नहीं है। तो यूरिया क्या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बाहर निकल जाएगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा? से यस और नो? तो हमने ऐसा ही काम किया, हमने बोला कि यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड डालो और यहाँ से ब्लड को पास करा दो। डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन इज डिट्टो सेम, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से बाहर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी लेस कॉन्सेंट्रेशन में बाहर निकल जाएगा, ब्लड प्योरीफाई हो गया। अब ये जो ब्लड है एक वेन के थ्रू, किसके थ्रू? वेन के थ्रू इस इंसान की बॉडी में डाल दो। लेकिन जब हमने ब्लड बाहर निकाला तो हमने उसमें हेपेरिन ऐड किया था, तो जब इसकी बॉडी में ब्लड वापस भेजेंगे तो हम वहाँ पे क्या ऐड करेंगे? एंटी हेपेरिन। क्या ऐड करेंगे बेटा? एंटी हेपेरिन। ब्लड बाहर निकाला तो हेपेरिन ऐड किया, वापस देंगे तो एंटी हेपेरिन ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो कंटिन्यूसली ब्लड निकालते जाते हैं, क्लीन करके वापस उसकी बॉडी में डालते जाते हैं। बट दिस प्रोसेस कैन बी क्वाइट पेनफुल, और अचानक से ब्लड प्योरीफाई होने के बाद उसे थोड़ा डिजीनेस फील हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डायलिसिस में, कुछ 3-4 घंटे जितना टाइम लग जाता है। तो हमारा बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। डन। अब डायलाइटिक फ्लूइड सॉल्यूशन इज आइसोस्मोटिक टू ब्लड प्लाज्मा। देखो, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। आपका जो डायलाइटिक फ्लूइड है या फिर डायलाइजिंग फ्लूइड आप कह दो, उसका कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन किसके जैसा है? प्लाज्मा के जैसा है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो डायलाइटिक फ्लूइड सॉल्यूशन इज आइसो ऑस्मोटिक टू ब्लड प्लाज्मा, एकदम ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही उसका कॉन्सेंट्रेशन है। द फ्लूइड यूज ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसीजर कंटेन्स यूरिया, ग्लूकोज एंड आयंस। नहीं, हम जो फ्लूइड यूज़ करते हैं डायलिसिस के लिए उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया नहीं होता, उसका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम होगा लाइक प्लाज्मा, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, इसलिए द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Assertion is true but reason is false. Option 3 is my correct answer. Okay, hilum is a part of human excretory system. ठीक है, hilum is a part of human excretory system. The statement is true. It is helpful in collection of urine. नहीं, hilum urine collection में help नहीं करता। आप किडनी यहाँ पे देखेंगे, इधर जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को आपने hilum कह दिया, ठीक है। तो यूरिन कहाँ से कलेक्ट होगा? यहाँ से ब्लड अंदर आएगा, ब्लड का अंदर किडनी में फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होके किडनी के अंदर यूरिन बनेगा और फिर ब्लड बॉडी के बाहर, सॉरी किडनी के बाहर निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चले आगे, चलो। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन DCT।
ओके देखो, सबसे पहले तो जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसकी मदद से होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है एल्डोस्टेरॉन। होता क्या है, हमारे पास किडनी के बाहर, सॉरी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड में, एड्रीनल ग्लैंड के बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमारे पास एक ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। उसका मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो बेसिकली हम एल्डोस्टेरॉन के रिस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी, एकदम सही है। तुम एक और चीज़ पढ़ोगे, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बेटा कहीं भी अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वर्ड आ जाए तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ऑफ कोर्स एटीपी को यूज़ करके सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आए तो आपको पीसीटी करना है, सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आए तो डीसीटी करना है। एक्टिव इज पीसीटी एंड कंडीशनल कहाँ पे होगा? डीसीटी में। नाउ डीसीटी अलाउज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। देखो, हम जब पॉजिटिव आयंस को या कैटायंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड एनायंस को हम पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे चले। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो हम लास्ट से स्टार्ट कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन में देता है कि ANF कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। बिल्कुल भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन मेरा गलत है। व्हाट इज ANF? It is arterial natriuretic factor, ठीक है। What is ANF? ANF is arterial natriuretic factor। ANF is arterial natriuretic factor। कहाँ से रिलीज होता है? जो हार्ट होता है ना, हार्ट के एट्रियम में से रिलीज होता है ANF। और ANF इज़ अ वैसो डायलेटर। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करके BP को कम कर देता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ अ वैसो डायलेटर, ठीक है। ये ब्लड वेसल को डायलेट करके अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। हमसे करेक्ट पूछा है तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। क्लियर कट हमें ऑप्शन 1 मिल चुका है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी रीड करेंगे। यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीजेस GFR एंड देयरबाय, ठीक है। देखो होता कैसा है कि सबसे पहले होता है हमारे पास एंजियोटेंसिनोजेन। क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजेन। जेन का मतलब क्या होता है? जेन का मतलब होता है बेटा इनएक्टिव फॉर्म, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन को हम एक्चुअली एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये आके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंड बिल्कुल सही लिखा है कि एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके उसमें से ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना फिल्ट्रेशन से, यस और नो? तो वही उसने बोला कि प्रेशर बढ़ रहा है तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरॉन। NCERT की लाइन है कि एल्डोस्टेरॉन को रिलीज भी यही करवाता है। एल्डोस्टेरॉन प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा। सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से? DCT से एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलते हैं। नाउ वेरियस इवेंट। सबसे पहले तो क्या होगा? द ब्लैडर फिल्स विथ यूरिन, सबसे पहला होना चाहिए। ब्लैडर भरेगा तो स्ट्रेच करेगा, नंबर 1। स्ट्रेच करेगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, नंबर 3। उसके बाद ब्रेन क्या बोलेगा? रिलीज कर दो यूरिन को, नंबर 4। सो इट शुड बी 2 1 4 3। कहाँ पे है? 2 1 4 3। ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, ग्रीन ग्लैंड्स जो क्रस्टेशियंस में होते हैं, ठीक है। अब मेरे जो क्रस्टेशियंस हैं ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे अमोनिया आना चाहिए। वैसे इनकरेक्ट ही पूछा है, चलो आना क्या चाहिए यहाँ पे? अमोनिया। माल्फिजन ट्यूब्यूल किस में होता है? इंसेक्ट में।
इंसेक्ट्स आपके यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। अगर यूरिक एसिड है तो आप इसे यूरिकोटेलिक कह सकते हो, मतलब बी करेक्ट है। बी करेक्ट है तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं चुन सकते, हम ये वाला ऑप्शन नहीं चुन सकते और हम ये वाला ऑप्शन नहीं चुन सकते। ओह माय गॉड, बहुत क्लियर कट था ये। ए सी डी, ए तो गलत ही है। सी देखते हैं, नेफ्रीडिया, एनीलिडा, यूरिकोटेलिक नहीं। एनीलीड्स जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म आपका कभी कभी यूरिकोटेलिक हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये फाइलम मेनली आपकी अमोनोटेलिक है, मतलब अमोनिया को रिलीज करेगी एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अर्थवर्म कभी कभी क्या हो सकता है, यूरियोटेलिक। अर्थवर्म में भी यूरियोटेलिक, लेकिन मेनली जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक। तो यहाँ पे यूरिको तो क्यों ही लिखा है, यूरियो लिखता तो भी ठीक है, बट यूरिको तो बिल्कुल यूरिक एसिड नहीं होता। यूरिया कभी कभी अर्थवर्म यूरिया रिलीज कर दे, अदरवाइज मेनली वो भी कैसा है, अमोनोटेलिक। उसके बाद फ्लेम सेल्स, मतलब प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस है, यहाँ पे एसके हेलमिन्थस लिखा है, अगेन इट इज़ रॉन्ग। सो ये तीनों ही हमारे गलत थे। आगे चले। नाउ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। पहला, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यस, हम हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वैसे किस मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। वेरी गुड। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लूप ऑफ हेनले इज मैक्सिमम, रॉन्ग। लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, मिनिमम होता है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम पीसीटी। एनसीईआरटी की लाइन है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज जीएफआर। यस, जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लाइक किडनी ने 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाया, 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। सो मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है मेरे 2 स्टेटमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड। सो आंसर शुड बी 2। आगे चलते हैं। ओके, फॉलोइंग स्टेप्स डायलिसिस। चलो सबसे पहले ब्लड निकालना है। ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। पहले ब्लड निकालेंगे। ब्लड निकालते, अभी हमने पीछे देखा, ब्लड निकालते क्या ऐड करेंगे, एंटी हेपेरिन। उसके बाद ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, कहाँ पे, यस, ब्लड इज पास्ड थ्रू कॉइल्ड, वो कॉइल्ड क्या है, सेलोफेन ट्यूब्स एंड अ पोरस सेलोफेन ट्यूब। यस, दी नंबर 3। उसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में निकल जाएगा, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। ब्लड प्योरीफाई होने के बाद ब्लड में हम डालेंगे हेपेरिन और फिर वेन के थ्रू बॉडी के अंदर। सो इट शुड बी डी सी ई, डी सी ई, डी सी, ओहो, डी सी ई एक ही ऑप्शन में है। चलो आगे चलते बेटा। ओके, गिवन डायग्राम में ध्यान से देखना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, देखो ए आ रहा है, तो ए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए एफरेंट आर्टेरियोल, बिकॉज ए तुम्हारा ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 में ए एफरेंट आर्टेरियोल है, ऑप्शन 2 में ए ईफरेंट आर्टेरियोल है, ये ईफरेंट आर्टेरियोल नहीं होगा। ऑप्शन 3 में ए एफरेंट आर्टेरियोल, ऑप्शन 4 में ईफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने 2 ऑप्शन तो निकाल दिए। चलो ए के बाद हम आएंगे बी। बी यहाँ देखो, बी है ना, बी एकदम यहाँ पे, बी ये वाइट एंड डार्केंड पोर्शन लग रहा है मुझे, तो वासा रेक्टा हो सकता है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे बी चेक करने के लिए। सी कहाँ पे, सी, ओ सी डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब मतलब क्या है, लूप ऑफ हेनले, तो सी शुड बी हेनलेज लूप। यहाँ पर सी में हेनलेज लूप लिखा है, चलो ठीक है। डी कहाँ पे, डी आपको दिख रहा है डीसीटी और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ रहा है, तो डी होना चाहिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे डी डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डी। ई क्या है, ईफरेंट आर्टेरियोल, ए आने वाला एफरेंट, जाने वाला ईफरेंट, तो ई को मैं ईफरेंट आर्टेरियोल कह सकती हूँ। यस, ई यहाँ पे ईफरेंट आर्टेरियोल दिया है, सही है। यहाँ पे ई क्या दिया है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। हाँ, ईफरेंट आर्टेरियोल से निकलने वाली एक पतली सी डक्ट को आप बोल दोगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ई के बाद ये एफ, बोलो एफ तो क्लियर कट आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफ इज कलेक्टिंग डक्ट। बेटा व्हाट इज एफ, एफ इज कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इज एफ, कलेक्टिंग डक्ट। एंड लास्ट में आपके पास क्या बच गया, जी कहा गया, जी, यस, जी आपको दिखाई दे रहा है वासा रेक्टा। बी की लेबलिंग थोड़ी, अच्छा यहाँ तक है, अंदर तक है बी की लेबलिंग, यस यहाँ तक, अंदर तक। तो दिस इज माई पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
सो ऑप्शन 1 इज़ माई करेक्ट आंसर। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत क्लियर कट आपको आना चाहिए। एक बार वापस हम देखेंगे, ए आने वाला एफरेंट आर्टेरियोल, ई जाने वाला एफरेंट आर्टेरियोल, लास्ट में ये क्या कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग मिलके बनाएंगे लूप ऑफ हेनले। ये वासा रेक्टा जो हमारे लूप ऑफ हेनले के आसपास प्रेजेंट है, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अभी देखा, ए इज एफरेंट आर्टेरियोल, व्हाट इज बी जाने वाला इफरेंट आर्टेरियोल, व्हाट इज सी, सी लग रहा है बोमेंस कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल खत्म होते ही क्या स्टार्ट होगा, पीसीटी, है ना। किसी भी नेफ्रॉन में जैसे बोमेन कैप्सूल खत्म होता है क्या स्टार्ट होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ए इज एफरेंट आर्टेरियोल, बी इफरेंट आर्टेरियोल, सी बोमेन्स कैप्सूल, डी पीसीटी। ऑप्शन 1 इज माय करेक्ट आंसर। आगे चले, गिवन डायग्राम में ए क्या है, चलो सबसे पहले ए की लेबलिंग यहाँ तक दिखा रहा है तो मैं इसे आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स कह सकती हूँ, ठीक है। नहीं बेटा, ए देखो यहाँ तक गया है, यहाँ तक, दिस इज कैलिक्स, है ना, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स या कैलाइसिस बोल सकते हैं। और माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स। ये जो दो हमारे पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के बीच का जो छोटा छोटा पोर्शन है पिरामिड्स के बीच का, उसे हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। तो ए मेरा होना चाहिए कैलिक्स, इधर है इधर है। चलो बी बाहर का पोर्शन है, तो बोल दूँगी मैं कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। वेर इज सी, सी मुझे लग रहा है रीनल कॉलम्स, यस। व्हाट इज रीनल कॉलम, तुम किडनी अगर ड्रॉ करते हो, ये कॉर्टेक्स मेड्यूला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया, मेड्यूलरी पिरामिड्स, क्या बना दिया, मेड्यूलरी पिरामिड्स। वापस से देखो, किडनी है, किडनी में हमारे पास ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड एज पिरामिड्स। बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो ये मेडुला में घुस रहा है, देखो दिस इज, इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कॉर्टेक्स का पोर्शन विच डिप्स इनटू द मेडुला, ये जो बीच बीच के पोर्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो यहाँ पे आ जाएगा रीनल कॉलम, रीनल कॉलम। और यहाँ से पाइप निकलने वाले को हम बोलते हैं यूरीटर। यूरीथ्रा तो ब्लैडर के बाद आता है। सो ऑप्शन 2 इज माई करेक्ट आंसर। लेबलिंग करनी है। इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन शोज शोइंग ब्लड वेसल एंड डक्ट, सेलेक्ट द राइट आंसर। राइट आंसर में क्या, विच पार्ट्स अलाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, किसके किसके पास सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं बी, व्हाट इज बी, बी बी यस, बी बोमेन कैप्सूल है। हाँ, बोमेन कैप्सूल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की ही लाइनिंग होती है। क्यों, ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, जहाँ भी फिल्ट्रेशन करना है, एक्सचेंज करना है, वहाँ पे क्या होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मतलब बी तो है, अरे बी तो सब ऑप्शन में है, ठीक है। बी के साथ हम देखते हैं ई, व्हाट इज ई, ई देखो नेटवर्क, ये नेटवर्क किसका लग रहा है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ब्लड की कैपिलरी है, एंड ब्लड की कैपिलरी में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की ही लाइनिंग होती है फॉर एक्सचेंज। तो बी के साथ ई होगा। तो माय आंसर इज ऑप्शन 1। अभी हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। जी, व्हाट इज जी, जी आपका डीसीटी है भाई। डीसीटी में क्या होता है, क्यूबॉइडल सेल्स, जी नहीं हो सकता। वेर इज सी, सी आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। सी देखने दो मुझे पहले, सी की लेवलिंग। एच देखते, एच तो कलेक्टिंग डक्ट है, हो ही नहीं सकता। सी मुझे थोड़ा पीसीटी का पार्ट लग रहा है, ठीक है, तो जो पीसीटी का पार्ट है वो तो होगा ही नहीं। वेर इज ई, तो बी एंड ई इज माई करेक्ट आंसर, है ना। ब्लड कैपिलरीज या बोमेन कैप्सूल, यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनेंगे ये, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला, किडनी आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर। ट्रू, किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। टू मतलब ट्रू, आपको पता है कि हमारे पास 26 वर्टिब्रे होते हैं, 26 वर्टिब्रे, स्टार्टिंग के C7 सर्वाइकल, फिर उसके बाद 12 थोरैसिक, फिर 5 लंबर, 1 सैक्रल होता है एंड 1 कॉकेजियल। सैक्रल 5 बोन के फ्यूजन से बनता है, कॉकेक्स 4 बोन के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, लास्ट थोरैसिक, थोरैक्स का लास्ट और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में यहाँ पे हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर, लेंथ 5 to 7 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस में मतलब
10 से 12 लेंथ होगा, 5 से 7 विड्थ होगा, 2 से 3 थिकनेस होगा, वेट कितना है 120 से 170 ग्राम। सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ना इन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस मतलब शुगर, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर प्रेजेंट। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ मेलिटस है तो उसकी यूरिन में ग्लाइकोसूरिया कीटोन यूरिया दोनों चीज़ें होंगी, मतलब ग्लूकोज भी मिलेगा प्लस कीटोन की बॉडीज़ भी मिलेंगी। तो येस और येस होना चाहिए, ठीक है, कि ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन यूरिया प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट इन केस ऑफ यूरीमिया एंड रीनल फेलियर, मतलब किडनी फेल हो गई, काम नहीं कर रही है। यूरीमिया क्या है, अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो यूरिया फिल्टर होकर बॉडी के बाहर जा नहीं रहा है, तो एक्सेस यूरिया इन ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड एज यूरीमिया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर किडनी खराब है तो एक्सरे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं, किडनी खराब है तो हीमोडायलिसिस जो हमने देखा, ब्लड को बॉडी के बाहर निकालेंगे, सेलोफिन ट्यूब में से पास करेंगे और उसे प्योरीफाई कर देंगे, ठीक है। नाउ इन डायलाइजिंग मशीन सेलोफिन की ट्यूब्स होती है, मतलब ये भी है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स पैसिवली कौन मूवमेंट सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट का हो रहा है, और कुछ कहाँ मूव करता है। हमने सेलोफिन ट्यूब बनाया था, सेलोफिन ट्यूब में से क्या मूव कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगी तो हम क्या बोलेंगे, पैसिव मूवमेंट है, ठीक है। तो पैसिवली, और कहाँ, बिटवीन ब्लड एंड सेलोफिन ट्यूब, बिटवीन 3 मतलब ब्लड एंड 1 मतलब सेलोफिन ट्यूब, तो ब्लड एंड सेलोफिन ट्यूब के बीच में मूवमेंट होता है। सो ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। आगे, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच केमिकल इज बीइंग एडेड टू द क्लियर्ड ब्लड जस्ट बिफोर द ब्लड इज बीइंग पम्प्ड बैक इनटू द बॉडी। बॉडी में डालने से पहले, क्या बोला उसने, बॉडी में ब्लड डालने से पहले, जब हम बॉडी से ब्लड निकालते हैं तो क्या ऐड करते हैं, हेपारिन, एंटीकोएगुलेंट एजेंट। अब यही ब्लड जब बॉडी में वापस डालना है तो हम क्या ऐड करेंगे, एंटी हेपारिन, ठीक है। ब्लड निकालेंगे तो हेपारिन ऐड करते हैं, हेपारिन इज एंटीकोएगुलेंट एजेंट, ब्लड को जमने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब बॉडी में वापस डालेंगे तो एंटी हेपारिन डालेंगे ताकि उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल हो। नाउ अल्टीमेट करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, भाई अल्टीमेट करेक्शन तो क्या है, रीनल ट्रांसप्लांट, दूसरी किडनी, ठीक है। कब तक, हीमोडायलिसिस कब तक करोगे, एवरी वीक, एवरी 4 days करानी पड़ती है डायलिसिस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी लाइफस्टाइल है, और उसके बाद डाइट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस, 4-5 घंटे का प्रोसेस है। कब तक इंसान सर्वाइव करेगा इस पे। अल्टीमेट क्योर पूछा जाए तो वहाँ पे क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। चलो अब हम रीड करेंगे स्टेटमेंट। यूरेमिया इंडिकेट्स किडनी माल फंक्शनिंग, ट्रू। व्हाट इज यूरेमिया, एक्सेस यूरिया इन ब्लड। अगर ब्लड में यूरिया बहुत बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है किडनी खराब हो गई है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। सलाइवा कैन ऑल्सो एलिमिनेट सम एक्सक्रीटरी वेस्ट, ट्रू। सलाइवा, देखो ये एक्सक्रीटरी में एक लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ से क्वेश्चन है कि सलाइवा से भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट हो सकते हैं। स्वेट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, डिट्टो NCERT की लाइन है, ट्रू। ना एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर इंड्यूसेस डाययूरेसिस, नो। ऑस्मोरिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट होंगे, ऑस्मोरिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे, जब बॉडी फ्लूइड बराबर नहीं है। जैसे मान लो कि बॉडी से बहुत वाटर का लॉस हो गया तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, सीधे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे भाई बॉडी से बहुत वाटर का लॉस हो गया। तो जब ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ऑस्मोरिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे तो हाइपोथैलेमस वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा। कैसे, मेरे जो ऑस्मोरिसेप्टर हैं, ठीक है, वो सिग्नल देंगे मेरे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिलीज करवा देगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस खुद इस हार्मोन को बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH को सेक्रीट करवाएगा, ADH वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो डायूरेसिस से बचाएगा, इंड्यूस नहीं करेगा डायूरेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो आगे चलते हैं। नाउ मैच करना है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड कहीं भी आ जाए तो आइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। आइटिस का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। तो इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक आएगा थर्ड। नाउ कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया मतलब कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, बी का आ जाएगा 2।
ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, सी का आ जाएगा 4। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। आगे हम मैच करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पे होता है, सोचो, प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया में आना चाहिए मेरे पास फ्लैटवॉर्म्स। ए का 4 इधर है, यहाँ पे एक का 3rd है, यहाँ पे एक का 3rd है, यहाँ पे एक का 1 है। नो, ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। प्लैटीहेल्मिन्थस में हमारे पास क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। बाकी भी हम देखेंगे। नेफ्रीडिया हमारे पास एनीलिडा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, लाइक अर्थवॉर्म। इसमें आ जाएगा माल्फिजन ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड एंड क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई तक ब्लड लेके कौन आएगा, एफरेंट आर्टेरियोल, वहाँ पे हाँ आर्टरी, ये भी सही है, आर्टरी ब्लड लेके आएगी, आर्टरी से डिवाइड होगा आर्टेरियोल, तो ब्लड लेके आएगी आर्टरी, इसका आएगा ये, मतलब ए का क्या आएगा 2, ए का 2 इधर है, ए का 2 इधर है। बी का 3 दिया है क्या, व्हाट इज बी, कैरीज यूरिन टू पेल्विस। यूरिन को कौन कैरी करता है, कलेक्टिंग डक्ट, सही बात है। चलो, सी कलेक्ट्स फिल्ट्रेट फ्रॉम बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट कौन लेगा, सी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या तुम्हें डायग्राम याद है कि अगर ये बॉमन्स कैप्सूल है तो बॉमन कैप्सूल के बाद जस्ट क्या स्टार्ट होता है, पी सी टी। तो बॉमन कैप्सूल का फिल्ट्रेट कौन उठाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी का 4 सही है, ठीक है। बॉमन कैप्सूल का फिल्ट्रेट उठाता है पीसीटी। अभी आ जाओ हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स आपको पता है यूरिक एसिड रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स एंड पेस्ट। तो यूरिकोटेलिज्म होना चाहिए डी का 1। ओहो, डी का 1 एक ही ऑप्शन में। चलो, फिर भी हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ए अमोनोटेलिज्म, जो बोनी फिश होती है वो अमोनिया रिलीज करती है। बी व्हाट इज बी, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन कहाँ से होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर से होगा, ठीक है। एक सेकेंड, बॉमन सी मिक्चुरेशन कहाँ से होगा, तो ब्लैडर से होगा, सी का होना चाहिए 4 सही है। व्हाट इज बी, बॉमन्स कैप्सूल। तो बॉमन्स कैप्सूल क्या, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट इज ई, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या काम है इसका, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। चले आगे, ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन इन ब्लैडर। ब्लैडर भर चुका है पर हम चाहते हैं कि ब्लैडर के अंदर यूरिन रहे, हम बॉडी के बाहर रिलीज नहीं करना चाहते, रिटेंशन रोक के रखना है। तो स्मूथ मसल भाई रिलैक्स्ड रहे। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर आएगा यूरिन को रिलीज करने का, तो स्मूथ मसल होने चाहिए रिलैक्स्ड, ठीक है। और जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन का मतलब भाई स्फिंक्टर का खुल जाना। हम नहीं चाहते कि स्फिंक्टर खुले, हम चाहते स्फिंक्टर प्लीज बंद रहे ताकि ब्लैडर में यूरिन रुका रहे। तो स्फिंक्टर का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिक ADH मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी हमने 2 बार डिस्कस किया, वाटर एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ही इनकरेक्ट है। चलो आगे हम फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू बॉमन्स कैप्सूल। एक्चुअली प्रोटीन का साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा, हम जो ग्लोमेरुलस में से फिल्टर करते हैं ना प्लाज्मा को, प्लाज्मा का बाकी सारा कंटेंट फिल्टर हो जाता है, लाइक ग्लूकोज फिल्टर हो गया, थोड़े बहुत सॉल्ट्स फिल्टर हो गए, वाटर फिल्टर हो गया, आयंस फिल्टर हो गए, लेकिन प्रोटीन फिल्टर नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटीन फ्री फ्लूइड मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, येस ये सही है, ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी में से, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। हेनलेज लूप प्लेज अ मेजर रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। हाँ, लूप ऑफ हेनले का मेन काम यही है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। इस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। आगे डायूरेसिस, बार बार बॉडी में से यूरिन का रिलीज होना इज कॉल्ड एज डायूरेसिस, इज अ कंडीशन व्हेन एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज। यस, कि बहुत ज़्यादा यूरिन बॉडी के बाहर रिलीज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायूरेसिस, ठीक है। चलो, फंक्शन ऑफ रेनिन इज, भाई रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। हमने क्या देखा कि DCT प्लस एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन बनता है कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसके पास कुछ सेल्स होते हैं कॉल्ड एज JG सेल्स।
जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन, GFR है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा तो रिलीज करेंगे ये जेजी सेल को बोलेंगे रिलीज करने के लिए रेनिन। क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है? रेनिन हमारे पास एंजियोटेंसिनोजेन प्रेजेंट है, जेन का मतलब होता है इनएक्टिव। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, सबसे पहले यही करेगा। एंजियोटेंसिन 1 आगे चल के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा तो एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो बीपी बढ़ेगा, तो यहाँ पे रेड्यूस नहीं होना चाहिए था, डायलेशन नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ काम ही नहीं है इसका। ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ेगा, तो ये काम होता है रेनिन का। आगे चलते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सेक्रीटेड बाय, भाई लिवर में बनता है एंजियोटेंसिनोजेन। नाउ अ पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड और बेवरेजेस विल हैव डैश इन यूरिन। पहली बात तो मुझे बोलो, देखो पहली बात पूछ रहा है कि यूरिन में पूछ रहा है। अगर कोई इंसान बहुत खाना नहीं खा रहा है, लिक्विड नहीं ले रहा है, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, बट ब्लड में यूरिन में क्या नहीं होगा? यूरिया। वो खाना नहीं खा रहा, बेवरेजेस नहीं ले रहा है, तो यूरिया कम बनेगा बॉडी में। अगर बॉडी में यूरिया कम बनेगा तो फिल्ट्रेशन में भी यूरिया, यूरिन में भी यूरिया क्या होगा? कम। तो यहाँ पे लेस यूरिया, अगर वो लिक्विड नहीं ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है तो। मैच कर ले क्या? लंग्स से क्या निकलता है? CO2, A का 4 इधर और इधर। वापस हम देखते हैं बी से क्या निकलता है? लिवर रिलीज करता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो हमारे दो मेन बाइल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो बिलीरुबिन लिवर का आना चाहिए, बी का 7। ठीक है, मिक्चुरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन कहाँ से होगा? यूरिनरी ब्लैडर से होगा मिक्चुरेशन। सी का क्या आता है? 5। ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर, आपको सीधे मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ADH इंडिपेंडेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए तुम ADH यूज़ नहीं कर रहे। ADH कहाँ यूज़ करते हैं? DCT में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ADH नहीं यूज़ करेंगे, बिना ADH के वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा? PCT में, हेनलेज लूप में। सो आंसर इज 2 ऑफ द अबव, नॉट कलेक्टिंग डक्ट, इट्स 1 and 2. Now A, ADH, B, diuresis. A is a gland in which ADH is synthesized. तो ADH हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, उसके बाद B और डायuresis। ADH किस पे काम करता है? ADH हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले पे काम नहीं करता। ऑप्शन 4 इज माई करेक्ट आंसर। आगे चले, ये तो हो गया। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, 2-3 बार हम कर चुके हैं। इट इज एक्टिवेटेड बाय डिक्रीज इन GFR, दिस इज ट्रू। GFR कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो JG सेल्स को बोलेगा रेनिन को रिलीज कर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा। एंजियोटेंसिन 2 इज मोर पोटेंट देन एंजियोटेंसिन 1, सही बात है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही काम कर रहा है। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये भी सही है, लेकिन नॉट फ्रॉम प्रॉक्सिमल पार्ट्स। चलो गलत हो गया, DCT में से करवाता है, सो ऑप्शन 3 ही मेरा गलत है। क्या गलत है? ऑप्शन 3। चलो आगे चलते हैं। विच मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, BP का कम होना, वैसोडाइलेशन, ये सब ANF। अगर मान लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो इतने हाई प्रेशर से हार्ट पे ब्लड जाएगा, हार्ट की वॉल डैमेज हो जाएगी, तो हार्ट अपने आप को बचाने के लिए हार्ट का जो एट्रियम होता है वो एक फैक्टर रिलीज करता है ANF एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जो ANF होता है ये वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ठीक है, तो BP का कम होना, वैसोडाइलेशन कौन करवाएगा बेटा? ANF। आगे चलते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेटिंग इज कूलिंग। भाई हम स्वेट क्यों करते हैं? ताकि हमें ठंडक फील हो, जब बहुत गर्मी होती है तो इट्स कूलिंग ऑफ द बॉडी। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज कंसर्न्ड विथ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इन एनिमल्स? देखो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अमोनिया बेसिकली बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर बॉडी पर जो गिल्स हैं, गिल्स सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से निकल जाएगा, बाकी का काम नहीं है। चलो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रेगुलेट GFR बाय रिलीजिंग, JG सेल्स क्या रिलीज करते हैं? हम 3-4 बार देख चुके हैं, रेनिन। वेरी गुड। आगे, रेनिन हार्मोन इज सेक्रीटेड बाय JG सेल्स, जस्ट उल्टे क्वेश्चन थे, तभी के लिए इतना ही। थैंक यू।